मुंबई में किसी फिल्म सा सीन चला। 17 बच्चों को एक आदमी ने किडनैप कर लिया, ऑडिशन के नाम पर स्टूडियो में बुलाया और नुकसान पहुंचाने की धमकी दी बंधक बनाने के बाद। इस बीच उसने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें क्रिप्टिक सी बातें थीं, किसी जाने बड़ी सी शक्ति से बात कराने की डिमांड थी और धमकियां थीं। और क्या था, कैद नजर आए बच्चे, कांच के पार से मदद की गुहार लगा रहे थे, बाहर कलपते माँ बाप। सनसनीखेज खबर का अंत पुलिस की गोली से किडनैपर रोहित आर्य की मौत से हुआ। लेकिन खबर का अंत कहां हुआ? उठे सवाल, कौन था रोहित आर्य, क्या थी उसकी मांग, किससे बात करना चाहता था वो, क्या उसकी कोई मदद कर रहा था, मांगे नहीं मानी जाती तो वो क्या करने वाला था। रोहित की ये हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारत की आर्थिक राजधानी के बीचों बीच 17 बच्चों को होस्टेज बना लेगा और उसकी बुनियाद पर सौदेबाजी करेगा। इसके अलावा जानेंगे बिहार का हाल, वोटिंग में बस हफ्ता बचा है, तब भी एनडीए का मैनिफेस्टो क्यों नहीं आया, किस बात का इंतजार हो रहा है। बात करेंगे बिहार में हो रही चुनावी रैलियों की भी। छठ को लेकर प्रधानमंत्री हमलावर हैं, बाबर और औरंगजेब के बाद खिलजी की एंट्री भी अब चुनाव में हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते नजर आ रहे हैं। बात यूनेस्को तक भी पहुंची। राहुल गांधी फिर से उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमोट, ट्रंप, यमुना, वोट चोरी और इंदिरा गांधी। तेजस्वी यादव को 2 रैलियां करनी थी लेकिन दोनों रद्द हो गईं। फिर भी अमित शाह को घेरने से पीछे नहीं हटे। घिराया तो चुनाव आयोग भी। विस्तार से सारे ब्यौरे देंगे। दिल्ली की बात भी करेंगे जहां लोग तरस रहे हैं अदद साफ हवा के लिए। पीली काली सी गाढ़ी हवा फेफड़ों का शाश्वत सत्य बन गई है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, हर कोई मजबूर है। लेकिन जिम्मेदार लोगों का फोकस हवा सुधारने से ज़्यादा उसके आंकड़े सुधारने पर है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आज की सबसे बड़ी खबर आई मुंबई से। यहाँ पवई स्थित एक स्टूडियो में रोहित आर्य नाम के एक शख्स ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया। पुलिस ने एक्शन लिया, रोहित को गोली लगी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अब पूरी घटना की जांच कर रही है। ऑपरेशन की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिसने ये होस्टेज करके रखा था, हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। और जिस व्यक्ति ने इन सबको बंधक बनाया था उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद को यूट्यूबर बताने वाले रोहित ने आर्य स्टूडियो में 17 बच्चों समेत कुल 19 लोगों को कैद कर लिया था। इनको उसने ऑडिशन के बहाने बुलाया था। पिछले 5 दिन से ये कवायद चल रही थी, जो ऑडिशन चल रहा था। 30 अक्टूबर की सुबह रोहित ने करीब 80 बच्चों को तो वापस भेज दिया, लेकिन बाकी के 19 लोगों को, जिनमें 17 बच्चे थे, बंधक बना लिया। घबराए बच्चों ने स्टूडियो के शीशों से झांकना शुरू किया। तब आसपास के लोगों ने शोर मचाया, पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस के साथ एटीएस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी रोहित पुलिस को धमकाता रहा, कहता रहा कि पुलिस का कोई भी कदम उसे ट्रिगर कर सकता है। इस बीच रोहित का एक वीडियो भी सामने आया। उसने कहा कि एक प्लान के तहत वो ये सब कर रहा है, कोई पैसे वैसे की मांग नहीं है, वो कोई आतंकवादी नहीं है, बस वो कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है और उनके जवाब लेना चाहता है। रोहित के बारे में कुछ जानकारियां आई हैं। मसलन रोहित आर्य मूल रूप से पुणे का रहने वाला था। उसे दीपक केसरकर के पिछले कार्यकाल में शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। हालांकि रोहित का आरोप था कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसे पैसे नहीं मिले, इसलिए उसने कई बार दीपक केसरकर के घर के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। कट टू द इंसिडेंट। रोहित लगातार पुलिस को धमकियां दे रहा था। ऐसे में मेन गेट से एंट्री करना काफ़ी रिस्की होता पुलिस के लिए, इसलिए पुलिस की एक टीम बाथरूम के रास्ते से अंदर घुसी। करीब 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। रोहित ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी एक्शन में उसको गोली लगी। रोहित के पास से एयरगन और कुछ केमिकल एलिमेंट्स बरामद होने की खबर अभी आ रही है।
फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या रोहित ने ये सब अकेले किया या किसी के इशारे या किसी की मदद से उसने किया। जैसा कि अपने वीडियो में वो कह रहा था कि वो अकेला नहीं है, उस एंगल की भी जांच हो रही है। सवाल है कि ये सब हुआ कैसे, वो किन बातों से नाराज था कि इतना एक्सट्रीम कदम उसने उठाया, वो किससे बात करना चाहता था, खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें वो किस गुस्से की वजह से कर रहा था और उसके अंदर ये हिम्मत आई कैसे। सुनते हैं साथी पत्रकारों को। मुंबई में दिन दहाड़े 17 बच्चे, एक बुजुर्ग महिला और एक सिविलियन को किडनैप करके रखने वाले रोहित आर्या की मृत्यु हो गई। हम इस वक्त मुंबई के पवई इलाके में हैं और यही वो आर स्टूडियो है जहां पर इन लोगों को रोहित आर्या ने कई घंटों तक बंधक बना के रखा था। अपनी मांगे मनवाने के लिए रोहित आर्या ने इतना बड़ा और संगीन कदम उठाया था। पुलिस ने रोहित को समझाने की कोशिश की, उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने की मनस्थिति में नहीं था। जिसके बाद बाथरूम के जरिए रोहित पुलिस को फोर्स एंट्री करनी पड़ी और गोली चलानी पड़ी, जो गोली एक रोहित को लग गई और अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित की मृत्यु हो गई। रोहित आर्या मुंबई पुणे का रहने वाला था और वो जब दीपक केसरकर एजुकेशन मिनिस्टर थे तब उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसे नुकसान हो गया था और वो पिछले कई महीनों तक इसका फॉलोअप करता रहा। और ये बच्चों को किडनैप करने के बाद रोहित ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उसने कहा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो ये कदम क्यों उठा रहा है। पुलिस की जांच में अब तक कोई बात या कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले जिससे कि ये स्पष्ट हो कि रोहित ने ये कदम क्यों उठाया है। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर रोहित ने पोस्ट किया उसमें उसने कहा है कि वो परेशान होकर ये कदम उठा रहा है, अगर वो ये कदम नहीं उठाएगा तो कल कोई और उठाएगा। और साथ ही उसके पास से पुलिस ने एक एयरगन और बरामद की है और साथ ही जो कमरा था वहां पर कुछ केमिकल्स पड़े थे। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है कि क्या मुंबई में कौन साथी है, वो कितने दिनों से प्लानिंग कर रहा था और क्या उसकी किसी ने इसमें मदद की थी। पिछले 5 दिनों से रोहित आर्या यहाँ पर बच्चों को वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुला रहा था। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब आज की दूसरी बड़ी खबर। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। छठ बीत चुका है लेकिन बिहार चुनाव में अभी भी इसका जिक्र हो रहा है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर छठ को लेकर के निशाना साधा था। आज यानी 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री बोले कि एक तरफ उनकी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत वाली लिस्ट में शामिल करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद वाले छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली के वासुदेव घाट का जिक्र किया था। कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए साफ पानी की अलग व्यवस्था की गई, जबकि असली यमुना का पानी गंदा ही था। राहुल गांधी ने इस दौरान ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया। कहा कि ये सब इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री ड्रामा कर सकें। इसी शब्द पर बीजेपी और एनडीए नेता उन्हें लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने छठ का अपमान नहीं किया, बल्कि बीजेपी की हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया। इधर मुजफ्फरपुर से इतर प्रधानमंत्री की एक
एक रैली छपरा में भी हुई। बोले कि राजद और कांग्रेस के हर ऐलान के पीछे असली मकसद सिर्फ और सिर्फ जबरन वसूली, फिरौती, लूट और भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री ने गोलू अपहरण कांड का जिक्र करते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस की पहचान सिर्फ 5 चीजों से है: कट्टा, क्रूरता, कटुता और कुशासन और करप्शन। 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा। क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? एनडीए की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव नजर आए। 30 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और लखीसराय में रैलियां की। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मुंगेर में दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगे। वहीं नालंदा में बोले कि ये चुनाव उस जंगल राज को रोकने के लिए है जो वेश बदल कर आने की फिराक में है। फिर से राम मंदिर का जिक्र किया, खिलजी की भी एंट्री करवा दी। ये नालंदा में कभी बहुत बड़ी विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ हुआ कर, दुनिया भर से लोग हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए आ रहे थे। बख्तियार खिलजी ने ये विद्यापीठ को तोड़ने का काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं सदी में टूटी हुई नालंदा विद्यापीठ को फिर से बनाकर नालंदा के गौरव को जीवित करने का काम किया। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी करते हैं। एनडीए ने भले ही अभी तक आधिकारिक तौर पर उन्हें अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया हो, लेकिन नीतीश कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर को बेगूसराय में एक बड़ी रैली की। बोले, पहले की सरकार फालतू की सरकार थी, हमने हर वर्ग के लिए हर तरह का काम किया। पहले हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। आज से भी कुछ हुआ, आज केंद्र सरकार से भी हुआ, तो मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम आपको कहेंगे, जो पहले वाला था जिसका आपको बताए हैं, वो सब गड़बड़ काम करता है। इसीलिए अब इनको तो जिताइए करिएगा और पूरी जगह पर सब लोगों को सब जगह जिताइएगा। और जान रहे हैं, अब आपका राज बहुत आगे बढ़ेगा। हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं और उस तरह से केंद्र से पूरा का पूरा मदद हो रहा है, तो इसलिए बहुत आगे बढ़ेगा। बीजेपी नेताओं से इतर नीतीश कुमार सांप्रदायिक सद्भाव पर भी फोकस कर रहे हैं। हमने कल यानी 29 अक्टूबर के शो में आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार की जेडीयू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों से असहज महसूस कर रही है। पार्टी को लगता है कि सांप्रदायिक बयानबाजी से नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंच सकता है और इसका फायदा महागठबंधन को हो सकता है, जो मुस्लिम डिप्टी सीएम के सवाल पर अब भी कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है। एनडीए के बाद बात महागठबंधन के कैंपेन की करते हैं। आज यानी 30 अक्टूबर को भी राहुल गांधी की आक्रामकता में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली वाले यमुना घाट और ट्रंप की बयानबाजी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। बोले कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा दम इंदिरा गांधी में था, मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी।
नालंदा के नूरसराय पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट बीजेपी के हाथ में है। प्रतियोगी परीक्षाओं का मुद्दा भी उठाया। ये भी बोले कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी नहीं होती तो हमारी सरकार वहां होती। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया और फिर ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने यहां पे वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। पूरे बिहार में हम गए और आपने पूरे दम से अपनी आवाज इनको सुनाई। भाई और बहनों, इनको छोड़ना नहीं है, इनको मौका नहीं देना। ये आखिरी मिनट पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी मिनट पर आपका वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। और बिहार का युवा, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है, लिस्ट देखनी है और चोरी नहीं करने देनी है। इधर महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की 2 रैलियां रद्द हो गईं। ये रैलियां मधेपुरा के ग्वालपाड़ा और आलमनगर में होनी थी। खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि तेजस्वी के कुछ बयान आए। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा। बोले कि आज तक ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जो कहता हो कि इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जमीन नहीं है। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगाई जा सकती है, कारखाने ही नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भूमि की कमी है। ऐसा तो गृह मंत्री हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि भूमि की कमी बता रहे हैं। तो इन लोगों की मंशा नहीं है, इन लोगों की मंशा बिहार कब्जाने की मंशा है, बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं है, कारखाने नौकरी देने की नहीं है। ये लोग जो है कब्जाना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहर आके बिहार को चलाएगा। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। बोले कि बीच चुनाव में महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं को खाते में पैसे डाले जाते हैं। 24 तारीख को भी डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ रह गई? आखिर कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ गया है कि जो 20 साल में लोगों ने नहीं दिया? चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। इधर अभी तक एनडीए का घोषणा पत्र नहीं आया है। 28 अक्टूबर को जब महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया था, तब तेजस्वी ने बार बार पूछा कि एनडीए वाले बताएं कि उनका घोषणा पत्र कहां है। सूत्रों के हवाले से खबरें चली कि 30 अक्टूबर को आ सकता है। ऐसे में देर शाम तक एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार होता रहा, लेकिन मैनिफेस्टो के मैनिफेस्टेशन की कोई खबर नहीं आई। क्यों नहीं आई, समझते हैं पत्रकारों से। पहले के चुनाव में बिहार में मैनिफेस्टो एक इलेक्शन का नॉर्मल रिचुअल की तरह होता था। कभी कभी तो चुनाव के 1 दिन या 2 दिन पहले मैनिफेस्टो रिलीज करती थी पार्टियां, और वो भी मोस्टली मैनिफेस्टो में वही बातें होती थी जो पिछले चुनाव में कही गई होती है। कट पेस्ट वाला वो पुराना मॉडल था उनका। लेकिन पिछले 2 चुनाव से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन है उसमें थोड़ी सी सीरियसनेस आई है। तो कई एक घोषणाएं एनडीए की सरकार ने चुनाव के पहले ही कर दी थी, या कहिए कि प्री इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है उनका उस मोड में सरकार पहले से ही थी। अब इलेक्शन के बाद देखना होगा कि इलेक्शन के पहले देखना होगा कि चुनाव में सरकार क्या क्या वादे करती है और क्या क्या बड़े वादे करती है महिलाओं और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, या कुछ ऐसे वादे जो बिहार की प्रगति में, बिहार की खुशहाली में और इजाफा कर सके। ये था आज का बिहार राउंड अप। आगे जो भी होगा अपडेट आपको देते रहेंगे। अब सुर्खियों की बारी। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधरने का नाम नहीं ले रही। तमाम दावों, उपायों और वादों के बाद भी AQI घटने की जगह फिर से बढ़ गया है। दिल्ली में गुरुवार की सुबह से ही मोटी धुंध की परत छाई रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 अक्टूबर की सुबह दिल्ली का एवरेज AQI 352 था। एक दिन में 80 पॉइंट बढ़ गया, यानी हवा फिर से खराब से बहुत खराब हो गई। कई इलाकों में ये 400 के पार भी रहा। सबसे खराब आनंद विहार की हालत रही। AQI 409 पहुंच गया। जानकार बता रहे हैं कि अचानक AQI बढ़ने का कारण ठंडी
और रुकी हुई हवाएं हो सकती हैं, और इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की भी भूमिका है। रात के समय जब हवा की स्पीड बहुत कम हो तब प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कण ऊपर नहीं उठ पाते, शहर के ऊपर जम जाते हैं। अकेले दिल्ली ही नहीं, पूरा एनसीआर खराब हवा की जद में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। जिस वक्त हवा की क्वालिटी के सही आंकड़े की ज़रूरत है उस समय हरियाणा के ज़्यादातर स्टेशन ऑफलाइन चले गए हैं। जॉली एलएलबी में कहा गया था, आपकी कहानी में इत्तेफाक बहुत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 32 में से 20 स्टेशन 29 अक्टूबर को ऑफलाइन हो गए, जिससे AQI का रियल टाइम डेटा सही से नहीं मिल पाया। कमोबेश यही हाल दिल्ली का भी है। नवभारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हवा मॉनिटर करने वाले कई डिवाइस पेड़ों के नीचे लगे हैं, जिससे AQI कम दर्ज हो रहा है। कई सिस्टम के आसपास पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिस वजह से भी AQI कम आ रहा है। हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग का उपाय चुना। 2 बार कराने के बाद भी आर्टिफिशियल बारिश नहीं हुई। आगे और कराना था, लेकिन फिलहाल रोक दिया गया है। जानकारों के मुताबिक क्लाउड सीडिंग सफल होने के लिए हवा में करीब 50% नमी होनी चाहिए। फिलहाल हवा में नमी 10 से 15% के करीब है। पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को कह रही है। पार्किंग की फीस बढ़ाई जा रही है, मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं। लेकिन क्या इन सब उपायों से दिल्ली वाले साफ हवा में सांस ले सकेंगे? हर बार की तरह इस दफा भी यही सवाल चल रहा है। एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बता रहे हैं कि कोविड-19 की तुलना में एयर पोल्यूशन से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ओका सभी अदालतों से पर्यावरण के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की अपील कर रहे हैं। अगली सुर्खी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी है। दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया, कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया 177 पन्नों का। पुलिस के मुताबिक गवाहों के बयान, डॉक्यूमेंट्स और टेक्निकल सबूत बताते हैं कि दंगे पूरी प्लानिंग के तहत किए गए थे। दावा है कि साजिश के तहत देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश हुई। उमर खालिद और शर्जील इमाम लगभग 5 साल से दंगे की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद हैं। पुलिस का कहना है कि ट्रायल में देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेदार हैं। आरोपी बार बार झूठी याचिकाएं डाल रहे थे ताकि सुनवाई में देरी हो। मामले की अगली सुनवाई कल यानी 31 अक्टूबर को होगी। पुलिस का यह भी आरोप है कि इन दंगों के पीछे की असल साजिश दरअसल रेजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन करना था। अगली सुर्खी, भारत को अमेरिका ने एक बड़ी राहत दी है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर अपना कामकाज जारी रखने के लिए अमेरिका से 6 महीने की छूट मिल गई है। MBA ने ये बात बताई। ट्रंप ने फरवरी 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया, जिसके तहत ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाई गई। इसमें चाबहार के खिलाफ पाबंदियों के लिए रास्ता खुला था। पाबंदियां लागू होने वाली थी सितंबर में, फिर इसे 27 अक्टूबर तक टाल दिया गया। अब एक बार फिर से इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। भारत ने 2024 में ईरान के साथ 1 दशक के लिए चाबहार पोर्ट के मैनेजमेंट का समझौता किया था। इसके तहत भारत यहां $120 मिलियन निवेश करेगा। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड के लिए सीधा रास्ता मिलता है, इसलिए इसकी महत्ता अधिक है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।